कुछ लोग अपने सियासी मकासद के लिए मुझे और मेरे ख़ानदान को निशाना बना रहे हैं। Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. You're renting it personally, or the money comes from The Pakistan? money comes from Pakistan. इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। Would it interest you to know that the flat is apparently owned by two offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? Would I've got nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्को लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो हैं उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज़ करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं, कहाँ से निकाल के ले आए हैं। Lifestyle of my family is fairly simple, not very different than any other Pakistani. We do have a say lot that of when wealth. they live in We such do have- poverty that it can't be different from any other Pakistani. It's hugely different. Look at the wealth, look at the resources that your family possesses, and you say that it's not different from any other Pakistani. सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरीम नवाज शरीफ। मैंने या मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने कौमी अमानत में रत्ती भर ख़यानत नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच, और खरा सच पे जो एक बहुत बड़ा झूठ हमने एक्सपोज किया, आपको दिखाया। आज हालांकि मुझे बड़ा बुखार है और मेरा गला ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी आया हूँ क्योंकि मेरी टीम ने फ़ौरन मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म का एक और झूठ पकड़ा गया। मैंने कहा कौन सी नई बात है, वज़ीर आज़म तो रोज़ झूठ बोलती है, उनमें ऐसी कौन सी नई बात है। लेकिन आपको दिखा देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले जो स्पीच की वज़ीर आज़म ने, उसमें अपने जहाज़ ब्लॉक होने की वजह से जो उन्होंने कहा वो क्या था, ज़रा सुने। 1989 में हमारी फैक्ट्री का खाम माल लाने वाले बहरी जहाज जॉनथन, उसका नाम जॉनथन था, उसको 1 साल तक सामान उतारने की इजाज़त नहीं दी गई। इस अकेले काम से, झटके से हमें 50 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। जॉनथन को रोकने से 50 करोड़ रुपए का झटका लगा। अब यही प्राइम मिनिस्टर जब एक टॉक शो में बात करते तो क्या कहते, सुने जरा। मोहतरमा के आने के बाद फिर जो हम पे गुजरी, जहाज़ हमारे जॉनथन कराची में 70 करोड़ रुपए का उस पर नुकसान हुआ। 70 करोड़? मियाँ साहब कौन से खिताब में आपने कहा 50 करोड़, इंटरव्यू में आपने कहा 70 करोड़। मुझे नहीं यकीन आ रहा कि एक वज़ीर आज़म इतने खुलेआम झूठ बोल सकता है। दोबारा देखते हैं वज़ीर आज़म की स्पीच का इक़्तिबास देखें जी ज़रा। 1989 में हमारी फैक्ट्री का खाम माल लाने वाले बहरी जहाज जॉनथन, उसका नाम जॉनथन था, उसको 1 साल तक सामान उतारने की इजाज़त नहीं दी गई। इस अकेले काम से, झटके से हमें 50 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 50 करोड़ बड़ा होता है, लेकिन जॉनथन को 1 साल जो रोका उससे अभी आपने कहा 50 करोड़ का नुकसान हुआ। अब आते हैं इंटरव्यू पे, आए। मोहतरमा के आने के बाद फिर जो हम पे गुजरी, जहाज़ हमारे जॉनथन कराची में 70 करोड़ रुपए का उस पर नुकसान हुआ। मुझे हंसी आ गई है, कभी 50 करोड़ कभी 70 करोड़। असल में झूठ के कोई पाँव नहीं होते। आपने कहना था नुकसान हो गया, मैं बहुत हो गया। ज़रूर है आपने इस तरह की अपना कोई फिगर्स वगैरह देनी थी, क्योंकि हो सकता है आपको फिगर्स में गलती हुई हो, लेकिन यहाँ पे नहीं। अंडर द आर्टिकल 62 and 63 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Mian Nawaz Sharif साहब, you stand to be disqualified for not being सादिक and अमीन। आर्टिकल 62 और 63 जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन का,
वो इंसान की सादिक और अमीन होने की बात पे ख़ास ज़ोर देता है और आप उसके ऊपर सिर्फ इसी बात पे डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि जिस आसिफ अली जरदारी को मिलने आप गए, उनसे आपने मदद तलब की और आपको मिली मदद वहाँ पे लंदन में, उसी आसिफ अली जरदारी को तो आपने बड़ा मारा था जेल में। याद कराता हूँ, वॉच दिस। अभी आएंगे, आपको खोड़ो साहब भी नजर आएंगे, बाकी भी आएंगे। ये कपड़े दिखा रहे हैं जी आसिफ जरदारी साहब के, उनको मार पड़ी है, खून और खून हो गए हैं। और जरदारी साहब के भी ये देखें, जरदारी साहब भी आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने आके बयान दिया कि जेल में मेरी ज़ुबान भी काटने की कोशिश की, मुझे कत्ल करने की कोशिश की। मैं आज आपको बड़े वावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि पूरे टेलीविज़न पे मैंने देखा, खबर चल रही थी कि डॉक्टर आसिम जो है, डॉक्टर आसिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और उनका अब मैं सियासत नहीं करूँगा। मेरी डॉक्टर आसिम की हमशीरा से बात हुई जो उनको जेल में मुलाकात करके आई थी, और डॉक्टर आसिम की हमशीरा ने कैटेगोरिकली मुझे ये कहा कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे भाई ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने कोई सियासत से किनारा कशी का कहने का नहीं कहा। फ़र्क यह है कि आप ये समझें कि मेरे भाई जो हैं कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत अरसे से हस्पताल में हैं, डिप्रेशन की अद्वियात भी खा रहे हैं। पता नहीं उन्होंने किसको क्या बोला और उसने आगे से ये जुमला अखज़ कर लिया, और बकौल उनकी हमशीरा के मैंने ख़ुद क्लैरिफाई किया, और जब मैंने अपने भाई से पूछा तो उन्हें कैटेगोरिकली इनकार किया कि ऐसा नहीं है। लेकिन एक गैर मुसद्दिक़ा इत्तला के मुताबिक राना सनाउल्लाह गायब है। राना सनाउल्लाह का पता नहीं चल रहा कहाँ पे है। अल्लाह करे कि वो ठीक ठाक हों और वो फ़ौरन मंजर आम पे आएँ और वो स्टेटमेंट दें, क्योंकि जब से छोटू गैंग ने सरेंडर किया है, पंजाब की काफ़ी शख्सियात जो हैं वो मंजर आम से गायब होना शुरू हो गई, जिसमें डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं, जिसमें कुछ मज़ारी हज़रात भी हैं, जिसमें यानी साउथ पंजाब के बहुत बड़े बड़े वडेरे भी हैं। छोटू गैंग के ऊपर डिप्टी स्पीकर जो हैं वो ट्वीट्स ज़रूर कर रहे हैं। क्या बात है, DGPR वाले काम नहीं कर रहे, PID वाले काम नहीं कर रहे कि आपको ट्विटर पे आना पड़ गया और आप ट्वीट्स कर रहे हैं। बट सेनेटर फैसल रज़ा आप भी इस वक्त मेरे साथ हैं और कराची से उन्होंने ज्वाइन किया। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वन बाय वन सेनेटर साहब पहले तो मुझे ये बताइए। वालेकुम सलाम मुबशिर भाई, आपका शुक्रिया आपके इदारे का कि आपने मौका दिया। वन बाय वन पहले आपसे मैंने ये पूछना है कि कल से मैं अभी तक प्रोग्राम्स देख रहा हूँ और कुछ टेलीविज़न चैनल्स हैं उनके मैं एंगलिंग देख रहा हूँ कि जिस तरह से वो कर रहे हैं आर्मी चीफ़ के बयान के ऊपर, कि आर्मी चीफ़ ने कहा कि करप्शन और टेररिज्म का ख़ात्मा हमने करना है। अब सवाल ये पैदा होता है, हर आदमी इसको जमहूरियत के ऊपर क्यों ले रहा है और जमहूरियत का करप्शन से क्या ताल्लुक़ है? अगर तो करप्शन को ख़त्म करके जमहूरियत में ख़त्म होना है तो ये जमहूरियत है, फिर हो जाए ख़त्म। अल्लाह करे कल की होती, आज हो जाए ख़त्म फिर तो। फैसल साहब जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और जोनाथन जिहाज़ के बारे में जो आपने स्टेटमेंट दिखाया है, वाकई ये आपकी नज़र है कि आपने इस दोहरे बयान को पकड़ा और सामने लाया। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि जब जोनाथन जिहाज़ के ऊपर 50 करोड़ या 70 करोड़ का माल था तो वो इनके असासों में तो कहीं पे भी नहीं लिखा। एक जिहाज़ 1989 में 50 करोड़ अहमियत रखते थे, और उस दौर के अगर इनके टैक्स गोशवारे उठा के देखें और इनका अगर आप वेल्थ टैक्स उठा के देखें तो 25,000 रुपये का वेल्थ टैक्स और 5,000 रुपये का इनकम टैक्स जो है आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा इन तमाम भाइयों के। तो ये वाकई एक अंधेर है, और इस अंधेर के ऊपर बारहा आपने इन केसेस को डिस्कस किया, मैंने भी किया। PLD 2000 के अंदर ये सज़ा याफ्ता भी हैं, नाअहल भी हैं, 20 करोड़ के जुर्माने पे भी हैं और 21 साल के लिए नाअहल हैं। तो एक नाअहल शख्स को जब पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, इलेक्ट कराया जाएगा, नैब की रिपोर्ट्स के बावजूद जो इलेक्शन कमीशन को वो रोकती है कि इनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, उसके बाद भी कराया जाएगा, तो फिर इस चीज़ को मान लिया जाए मुबशिर भाई कि आपने और हमने तो अपना हक़ अदा कर दिया, लेकिन जो इस रियासत के इंसाफ के इदारे थे वो ताहाल खामोश भी हैं और ख़ामोश तमाशाई भी हैं। अब इस खामोश तमाशाई के माबैन में 20 करोड़ पाकिस्तानी जो गुज़िश्ता 3 साल से इन खुली करप्शन के नाम पे की जाने वाली बदमाशियों को फेस कर रहे थे, देख रहे थे, मजदूर देख रहे थे। आप भी गवाएं, आपने बेशुमार प्रोग्राम किए हैं, आई थिंक के 5-6 साल के अंदर सैकड़ों आपके प्रोग्राम हैं इन करप्शंस के ऊपर जो आप बताते चले आए, चाहे वो PTCL हो या 3G 4G करप्शन हो
या वो फिर PIA की निजकारी हो या KSB बैंक हो, इवन के अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बाकायदा के इलेक्ट्रिक पे हमारे उस वक्त किए गए प्रोग्राम को अब सही साबित कर दिया, और उस रिपोर्ट के ऊपर भी ये तमाम हल्के खामोश है। इसको करप्शन नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। और अगर इस वक्त भी आर्मी चीफ का बयान नहीं आता तो शायद मेरे और आपके लिए इंतहा से ज़्यादा मायूसी होती, क्योंकि अब हमारे पास अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई ऐसी ज़ात मौजूद नहीं है जिसको हम मदद के लिए पुकारते। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिलिट्री चीफ ने जो सही वक्त पे बयान दिया है वो इनफरादी करप्शन की तरफ आगाह नहीं कर रहा है, वो इन इदारों को जो टके भाड़ के अंदर बेचा जा रहा है। आप इनको बुलाएं, पीपल्स पार्टी के साबिक वज़रा को, इन सेनेटर्स को, इन लीडर ऑफ द अपोजिशन को, PMLN के लीडरान को, और उनसे सिर्फ इतना पूछ लें कि भाई ये जो PIA की निजकारी के बिल के ऊपर जो सेनेट ने बिल को नामंजूर किया था वो कैसे मंजूर कर लिया चंद ही दिनों के अंदर ज्वाइंट सेशन के अंदर, और कितने में बिका है और इसका मालिक कौन है, तो इनके पास इस चीज़ का जवाब ही नहीं। तो अगर इस करप्शन को रोकने के लिए फौज का इदारा तवज्जो नहीं देता, अगर ये के इलेक्ट्रिक पे होने वाली करप्शन पे फौज का इदारा तवज्जो नहीं देता, और मुतवक्का जो अब निजकारियां की जा रही हैं, और निजकारियां नहीं की जा रही, निजकारियों के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, फ्री फंड के अंदर पूरा पूरा माल जब्त किया जा रहा है। 2 करोड़ 6 करोड़ 50 करोड़ को तो छोड़े, मुबशिर भाई 2000 अरब का इदारा ये निगल गया और इन्होंने डिकार तक नहीं मारी, और पूरी सहाफती बिरादरी खामोश है। आप या आप जैसे चंद सहाफ़ी इसके ऊपर अभी भी आज भी लड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बयान जो है अवामी उमंगों का तर्जुमान है, और अवाम पाकिस्तान जो है वो अपने मिलिट्री चीफ से यही बयान चाहते थे सुनना कि ताकि ये फौज का इदारा इस प्रॉब्लम एक और है फैसल साहब, आपकी इतला के लिहाज से इदारों के तरफ आपकी इतला के लिहाज से, और मैं नाजरीन को बता दूं कि पैनामा पेपर्स के ऊपर अमरीकी हुकूमत ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, सिविल नहीं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और हमारे तो वजीर आजम उसमें इन्वॉल्व है, हमारे तो वजीर आजम के तीनों बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं, और इनके ऊपर जो है वो जमहूरियत खतरे में है। अच्छा, ये जमहूरियत क्या होती है फैसल भाई? और आपकी आगाही के लिए मैं देता चलूं कि ये मैं अभी बता देता हूं आपको, आप इन लोग को शायद सियासतदानों को पता ही नहीं, ये समझ रहे हैं कि क्या हिसास अदारे जो है वो इनको 1 साल पहले रिकॉर्ड करना शुरू हुए। मैं आपको ये वाज़े तौर पे बताता चलूँ, 2009 से एक एक चीज़ रिकॉर्ड की गई है, जब खुल के ये बेफिक्र होके 2/3 अक्सरियत के बाजा बजाने वाले सियासतदान टेलीफोन पे खुल के गुफ्तगू करते थे, तो अब जब इनको बिठाया जाता है इन्हीं की गुफ्तगू इनके आगे रख दी जाती है, जिससे इनकार ही नहीं करते। आपने भी इस पर बहुत प्रोग्राम किए, आपको याद होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पाकिस्तान में तकरीबन 30 से 40 मनी चेंजर्स को गिरफ्तार किया गया और उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई। अब पैनामा लीग्स भी इसी दोहराए के ऊपर चल रही है, पैनामा लीग से 99 तक की, लेकिन पैनामा लीग की 99 की इन्वेस्टिगेशन के अंदर मियाँ साहब को 2 आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। एक ये कि ये रकम कैसे ट्रांसफ़र हुई जो अब आने वाली है, दूसरा उसामा बिन लादन से, चूँकि 9/11 को भी साथ ही डिस्कस किया जा रहा है अमरीकी ऐवानों में, और अरब बादशाहों के $750 अरब डॉलर जो हैं वो अब सीज होने जा रहे हैं। तो इसमें अब कोई दो राय नहीं रही कि मियां नवाज शरीफ साहब के उसामा बिन लादन से खुले ताल्लुकात और लेन देन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम के सामने दहशतगर्द डिक्लेयर होने के बाद की बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी मचाई गई और मासूम लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर होने के बाद की बात कर रहे हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं कि चंद दिन पहले इंडियन मीडिया का एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बना रहा, जिसमें एक उनके MP जो हैं वो बड़ा चिल्ला के टीवी पे आके कह रहे हैं कि नवाज शरीफ में हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमने उसको वहां पे अपॉइंट करवाया है, तो मोदी शुड अंडरस्टैंड और उसको हेल्प करे, ये पाकिस्तान में आई सही उसके पीछे पड़ गई है। आज से मरियम नवाज को प्रोजेक्ट कर दिया इंडियन मीडिया ने, वेरी क्विकली आपको कारगिल के शरीफ की बेटी हैं, ये तो आपने देख लिया, लेकिन इस मरियम में बहुत जान है। खुद मरियम कहती हैं कि बेनजीर उनकी जिंदगी पर हावी हैं। आप जब गौर से देखेंगे बेनजीर और मरियम की कहानी कई जगहों पर बहुत बहुत करीब लगती है। पाकिस्तान में इस खूबसूरत नाजनीन को कौन नहीं जानता। लाहौर की सड़कों पर जब ये नाजनीन निकलती है तो आवाम को उसमें एक नए पाकिस्तान का अक्स दिखता है। करीने से सजी, सलीके से संवरी और बेतकल्लुफ जुबान में माहिर मरियम सचमुच मरियम जैसी ही पाक हैं। वो कहती हैं कि उनकी अब तक की जिंदगी पर 2 ही लोग हावी हैं, एक उनके पिता नवाज शरीफ और दूसरी पाकिस्तान की बेटी बेनजीर। मैं चाहती हूँ कि लोग हमारे काम को देखें, और मैं
एज एन ऑडियंस जो चीज़ मुझे बुरी लगती है, एज ए पाकिस्तानी जो चीज़ें मुझे टॉक शोज में देख के बुरी लगती हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना, जो कि बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। मरियम की पैदाइश पाकिस्तान में आज के सबसे ताकतवर परिवार और सालों से सबसे ताकतवर सूबे पंजाब के लाहौर में हुई। पहली तालीम कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में और उन्होंने अंडर ग्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। इतने के बाद ही वो चाहती तो राजनीति में रम सकती थी, क्योंकि अब्बू पाकिस्तान के वजीर आजम थे, चाचा के हाथों में पंजाब की कमान। लेकिन वो मुल्क से बाहर डॉक्टरेट के लिए कैम्ब्रिज पहुंची, लौटकर फिर उसी पंजाब में आई, जहां से कुछ कर गुजरने की कस्में खाकर वो निकली थी। करीब करीब मिट्टी में मिल चुके शरीफ परिवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन को दोबारा खड़ा करने में इस नाजनीन की भूमिका सबसे अहम है। मरियम पर जिम्मेदारियों का पहाड़ था। उनके दोनों भाई और नवाज शरीफ के दोनों बेटे हुसैन नवाज और हसन नवाज ने राजनीति से तौबा कर रखी है, लेकिन मरियम ने न सिर्फ अपने अब्बू जान बल्कि अपने पूरे परिवार को संभाल लिया। उन्होंने पार्टी संभाल ली। अब वो PMLN में नवाज के बाद सबसे पसंदीदा नाम है। मरियम ने अब्बू के घर के साथ अपना घर भी सलीके से संभाल रखा है। उनकी शादी हो चुकी है और उनके पति मोहम्मद सफदर पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन रह चुके हैं। मरियम को लोग पाकिस्तान की प्रियंका कहते हैं। इसके पीछे भी एक राज है। इस बार भी वो ज्यादातर लाहौर में ही दिखी, लेकिन उनका दिमाग पूरे पाकिस्तान में दौड़ा। उन्होंने पार्टी की रणनीति से लेकर उसके मैनिफेस्टो तक हर तरफ अपनी बात मनवाई। कहते हैं उनके अब्बू की जुबान होती थी, स्क्रिप्ट मरियम की होती थी। 2013 के चुनाव प्रचार के दौरान मरियम ने अपने पिता नवाज शरीफ के संसदीय सीट लाहौर की जिम्मेदारी खुद संभाल ली, ठीक वैसे जैसे प्रियंका रायबरेली में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लेती हैं। लाहौर सीट पर नवाज के सामने करीब 120 उम्मीदवार थे, लेकिन मरियम की कुशल रणनीति के सामने किसी की एक न चली। मरियम नवाज वैसे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अहम रणनीतिकारों में से एक थी, लेकिन लाहौर की कमान उन्होंने अपने हाथों में ले रखी थी। इससे नवाज शरीफ को पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में चुनाव प्रचार का पूरा मौका मिला। पाकिस्तान में चुनाव से पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि मरियम नवाज पाकिस्तान के चुनाव में सिर्फ प्रचारक की हैसियत से ही नहीं उतरेंगी, वो उम्मीदवार भी बनेंगी। लेकिन मरियम ने प्रियंका गांधी की ही तरह सारे कयास पर पानी फेर दिया। उन्होंने खुद को उम्मीदवार की हैसियत से अलग कर अपने अब्बू को फ्रंट पर दहाड़ने का पूरा मौका दिया। वजह से मैं कल अपनी सूत्रों के मुताबिक मरियम ने बाकी जगहों की उम्मीदवारी के चयन, टिकट के बंटवारे में अहम का जरूर निभाई, लेकिन वो सीधे सीधे फ्रंट पर नहीं आई, क्योंकि इससे परिवारवाद और भाई भतीजावाद का डर था। इतना तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर इंडियन मीडिया नहीं कभी कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पहले बाप को बनाया, फिर बेटी को बना रहे हैं, पिच कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। और मोदी जो है, नरेंद्र मोदी की तरफ से ख़ास एडवाइस दी गई है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कि फौरी तौर पे एक कोई बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क दौरा करें और जनरल राहील को फ़ौरन अपने साथ लेके जाएं और उसकी तस्वीरें जो हैं आम करवाएं कि वो आपके आगे खड़े हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, या वो आपकी गाड़ी चला रहे हैं, आपकी जीप चला रहे हैं, ताकि लोगों में ये तासुर फ़ौरन ख़त्म होना शुरू हो और राहील शरीफ अपनी बदनामी का शिकार होना शुरू हो जाए खुद ही, कि जब लोग कहेंगे इसने एहतसाब करना, ये तो अपना इसकी गाड़ी चला रहा है, ये तो ये कर रहा है। मोदी से एडवाइजेस लेना बंद कर दें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। मेरी किताब में आप पहली 62 और 63 के तहत डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और आपको मैंने ब्रेक पे जाने से पहले दिखाया था कि किस तरह भारतीय मीडिया मरियम नवाज को प्रमोट कर रहा है और पिच कर रहा है कि वो अगली वज़ीर आज़म बन सकें, और उनको बड़ा गुस्सा है। वो पूरा भारतीय मीडिया जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत ज़्यादा खून के आंसू रो रहा है। इतने तो उनके अपने तनख्वाहदार मुलाजमीन को यहाँ पे तकलीफ नहीं हो रही। वो क्या कह रहे हैं, वॉच दिस। Concerned with issues in Pakistan. We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. Because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. And if Nawaz Sharif is moved out of the narrative, then the entire narrative changes to the kind of obstruction that we are seeing with the Pathankot probe. सेनेटर फैसल साहब जी, आपने दोनों वीडियोस देखे, व्हाट आर योर कमेंट्स सर?
जी बिल्कुल, आप अगर गौर से देखें तो परवेज़ मुशर्रफ ने जब मियां नवाज़ शरीफ को अदालत के अंदर ले जा के ट्रायल किया था और उसके बाद जब उनको सज़ा हुई तो उसके बाद पूरी इंडिया में बैक उनके सामने नज़र आई। और उससे भी पहले आ जाएँ तो कारगिल के महाज के ऊपर जिस तरह मियां साहब ने इंडिया का साथ दिया और कारगिल के महाज के ऊपर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसमें किसी और का हाथ नहीं था बल्कि ख़ुद मियां साहब का हाथ था। अब कारगिल से लेके आज तक मैं आपको बारहा बताता रहा हूँ कि कैमन आइलैंड से जो कंट्रोल जितनी भी यहाँ पे निचकारी हुई है, जिन महकमों के अंदर अब हाथ दिखाया जा रहा है, उसमें आपको पूरा इंडियन माइंडसेट नज़र आएगा। और जाहिर सी बात है कि फिर टापी तक जब आप आएंगे, कारगिल से लेकर टापी तक, तो आपको इंडियन तमाम मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मियां साहब बाखूबी नज़र आएंगे। और हाल ही में गुलभूषण यादव के ऊपर जब आपने स्टोरी यहाँ पे ब्रेक की और तमाम पाकिस्तानियों को पता चला और उसके बाद ये सामने आई खबर कि इनकी शुगर मिल के अंदर ख़ुद इंडियन एजेंट्स मौजूद हैं, तो देखें आप उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की हुई है। इसी तरह जब आप चलते चले जाएंगे और आप मुख्तलिफ महकमों के अंदर जाएंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, हकीकत में इस पूरी प्राइवेटाइजेशन को ख़ुद मियां साहब, इसहाक डार साहब हाईजैक करते चले जा रहे हैं और इसके पीछे भी इंडियन माइंडसेट नज़र आएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के इलेक्ट्रिक में मौजूद था। तो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट जो इंडिया ने की है नवाज शरीफ साहब पे, उसमें सबसे बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट तो उनको इक़्तिदार में ला के बिठाना है, जिसके लिए ख़ुद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है वो हिस्सा रहे मियां नवाज शरीफ के। और इलेक्शन कमीशन के अंदर फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम का घर बैठ जाना जाके और 4 इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन कराना और इलेक्शन के बाद नाअहल होते हुए अदालत से सज़ा याफ्ता होते हुए, देखें मुबशिर भाई, इसके 2 पैराए आपके सामने आएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी को सिर्फ 2 मिनट की सज़ा होती है और वो नाअहल कभी इलेक्शन नहीं लड़ा उसने, फिर उसके बाद इलेक्शन उसको लड़ने ही नहीं दिया और यहाँ पर 14 साल की कैद होती है और 21 साल की नाअहली होती है और वो शख्स आज यहाँ वजीर आजम है। तो ये पूरा माइंडसेट मजबूत हुआ है। प्रॉब्लम एक और है फैसल, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आज क्या किया है इलेक्शन कमीशन ने, अपनी वेबसाइट पे तमाम मेंबर्स के जो सासाजात हैं उनको डिलीट कर दिए। यानी ना आप जाएं वहां पे, ना आप उनके डिक्लेयर्ड सासाजात निकालें और ना आप आज उनकी स्टेटमेंट्स के साथ उनको कंपेयर कर सकें। इलेक्शन कमीशन के इस हरकत से लगता यह है दाल में कुछ काला नहीं है, ये काली दाल है, दाल पूरी की पूरी काली है। ऐसा सच है कि गलत? बिल्कुल बिल्कुल पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली है। उसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि नैब का लिखे जाने वाला लेटर 31 मार्च को जो उसने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि ये PLD 2000 के तहत ये डिफ़ॉल्टर हैं, और बाद में जब 5 अरब रुपए जमा कराए शहबाज शरीफ साहब ने, तो कोई शहबाज शरीफ साहब से ये तो पूछे, भाई ये जो 5 अरब रुपए का आपने कर्जा वापस किया है, आपके पास तो पैसे ही नहीं थे, ये 5 अरब रुपए कहाँ से आए? तो ये पूरी दाल ही काली है। और अफसोस का मुकाम तो ये है कि जो इंसाफ के इदारे हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी की तो नाअहली के ऊपर जो है वो पूरे स्टेटमेंट जारी किया करते थे और हम चीख के मर गए कि आप ही का फैसला है, कम से कम आप अपने फैसले का तो रख रखाव कर लें। लेकिन देखें आप, खामोशी है और प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर मौजूद भी है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ के फैसले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अब तक आ जाने चाहिए थे अंगूठे चेक करने के, लेकिन आप देखें कि उसके ऊपर भी खामोशी है। तो दर हकीकत ये जो सियासतदानों को फौज से खतरा लगा हुआ है, इनको ये जान लेना चाहिए, खासतौर पर पीपल्स पार्टी को, कि अगर फौज चाहे तो हाई कोर्ट के जिस जज ने स्टे दिया हुआ है, एक मेजर उसको फोन कर देना अगर कि ये नहीं, ऐसी बात नहीं करते। एक मिनट नहीं, तो कायम अली फैसल साहब एक सेकंड की कल ही हुकूमत खत्म है। एक मिनट अदलिया के मतलब ऐसी गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि जब भी नवाज हुकूमत अपनी ही खोदे हुए गढ़ों में गिरना शुरू होती है तो वो और उसका मनपसंद मीडिया और मीडिया में चंद लोग जो हैं अफवाज पाकिस्तान के ऊपर क्यों तनकीद शुरू कर देते हैं? उसकी वजह यह है कि ये सर से पांव तक तो करप्शन में डूबे हुए हैं। हम 4-6 अरब रुपए की करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आप ही के सामने मैंने एक फिर मिसाल दी कि कोई ये जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि यार किस हिसाब से ये निचकारी की गई है PIA के इदारे की, और बिलाखिर ये PIA हाईजैक कर गए पूरा। पाकिस्तान एयरवेज़ के ज़रिए ये तमाम रूट्स को इस्तेमाल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता 6-8 तैयारे जो PIA के हैं वो असफहानी एंगर में बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान एयरवेज़ पूरी क्लिक कर जाएगी। वो रोजवेल्ट होटल भी गया, पेरिस का होटल भी गया, तमाम यहाँ के असासाजात भी गए।
तो उसके बाद फिर क्या आसरा रह जाता है। मैं अदालत के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो अदालती फ़ैसलों को आपको बता रहा हूँ, मैं गैर ज़रूरी स्टे को बता रहा हूँ। मुझे कोई ये बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि एक अदालत के फ़ैसले को मैं कहाँ लेके जाऊँ, जिस पे ये खुद जो है जाके रिव्यू फाइल करते हैं 2009 30 जुलाई को। और अगर ये अदालती फ़ैसले गलत थे तो फिर रिव्यू फाइल करने की ज़रूरत क्या थी, उसके बाद 5 अरब रुपए का लोन वापस करने की ज़रूरत क्या थी। वो तो 5-6 अरब रुपए की कहानी थी, ये तो 5 अरब रुपए अब रोज़ के डाके पड़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आगे स्टेट लाइफ खतरे में, KPT खतरे के अंदर है, लेकिन कल जब मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं, चीफ ने नई बात कर दी थी, तो पाकिस्तान में फिर किसके पास जाते हैं मैं और आप। हमारे लिए अदालत के दरवाजे ही बंद हैं। आप इंसाफ कल जब मैं अब ये सोच रहा हूं जी, मियां नवाज शरीफ जो है ना, अब जो वो इतनी यानी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का मुजाहरा कर रहे हैं और इतने स्टांस का, अब वो अपनी सियासत नहीं बचा रहे, क्योंकि सियासत तो उनकी फैमिली की सूरत में जिंदा है। उनके बच्चे हों, उनके भाई, उनके बच्चे, फैमिली में माशाल्लाह बड़े लोग हैं जो उनके सियासी मेंटल को आगे लेके जा सकते हैं। अब वो अपने जो है असासों को बचा रहे हैं और अब अपने पैसों को बचा रहे हैं, जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी बना लिए, हड़प कर लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो तमाम कंपनियां बना लीं, जो बैंकों से कर्जे अपना माफ़ करा लिए, जो सेल्स टैक्स नहीं दिया, जो वेल्थ टैक्स नहीं दिया, उस सब को माफ़ करा लिया। अब उसको बचाना है, अब सारी जंग ये है। लेकिन रोज़ मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से कि एग्जैक्ट और बोल के ऊपर एक कॉलम पे और एक झूठे कॉलम के ऊपर डिक्लन वॉल्श के आपने इतना बड़ा एक्शन ले लिया। अब पूरी दुनिया के अखबारात आपके कारनामों से भरे हुए हैं, आपके ऊपर एक्शन क्यों ना हो? क्यों फैसल आबदी साहब? जी माजरत की आवाज़, सॉरी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जब आए हैं कल, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अब बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। क्या आसिफ जरदारी से वाकई कोई डील हो गई उनकी? जी जरदारी साहब से डील हो ना हो, लेकिन पनामा के अंदर इनका ऑपरेशन कामयाब हो गया। आपको पता होगा कि सेक्रेटरी ख़जाना जो हैं वो पनामा का दौरा करके आए। पहले इसाक डार पे बात की गई और बिलाखिर पनामा ही के एक नायब वज़ीर ने कहा कि नहीं, हमारी तो सेक्रेटरी ख़जाना से बात हुई है। तो इसाक डार का एक सिक्के का दो रुख है, एक होता है वज़ीर ख़जाना, एक होता है सेक्रेटरी ख़जाना। तो बाकायदा ये लोग इस मिशन के ऊपर गामज़न हैं और आने वाले वक्तों के अंदर ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर गए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनको 50% की अपनी आमदनी देनी पड़ जाएगी। ये इतनी बड़ी पनामा लीक है, इसके ऊपर बड़े बड़े लोगों के जो है वो आधे आधे सरमाए चले जाएंगे। तो बेहतर ये है कि ये 200-250 लोग पाकिस्तान के अंदर जमा हो जाएं, चाहे आज़ाद कश्मीर में जमा हो जाएं, चाहे मरी में जमा हो जाएं, खुद फैसला कर लें जी पाकिस्तान का कर्जा ये खुद मिलके उतार दें, इतना ही पैसा ये बैंक के अंदर डाल दें, बजाय ये असासे बाहर जब्त कराने के ये वापस पाकिस्तान ले आए, ये डिक्लेयर कर दें, वरना ये पैसा इनके भी किसी काम का नहीं आएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। और मनी ट्रांजैक्शन की जो डिटेल आनी है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इनका पूरा पैसा यूके के अंदर जब्त हो जाएगा, क्योंकि अरब रियासतों से अब इन्होंने बहुत तेज़ी से पैसा यूके में शिफ्ट किया है। तो बेहतर यह है कि ये अपने तमाम सरमाए को यहाँ पर लाएं, डिक्लेयर कर दे। कुछ नहीं कहती अवाम, अवाम ने क्या कहना है? अवाम को 500-1000 रुपये का वोट चाहिए, पैसे ये सही जमा कर रहे हैं, कल को ये 2000 रुपये का वोट कर देंगे, अवाम इनको फिर वोट देगी। लेकिन असल मसला तो कौमी इदारों की तकसीम का है, उसको ये रोकें। अपनी हुकूमत बेशक पूरी करते करें, लेकिन 245 के तहत मिलिट्री कोड को लागू कर दें। जिस तरह ये आज 7 पुलिस वालों की शहादत हुई या राजनपुर में ऑपरेशन हुआ, आखिर बिलाखिर ये राजनपुर ऑपरेशन सिविल इदारों का तकरीबन फेलियर था, जो मिलिट्री को आके संभालना पड़ा। और खुद शहबाज शरीफ साहब जो अपने एक टीवी इंटरव्यू में खुद ये कह चुके जी मैं इनको दहशतगर्द मानने को तैयार नहीं हूं, तो डाकू हैं। तो यही इनकी सोच है, ये हर दहशतगर्द को चोर और डाकू बना के यहां से जमानतें दिलवा लेते हैं, इस तगाजा के अंदर ये फेल कर देते हैं जाके, और वो बाहर आके फिर यहां पर आकर बदमाशियां मचाते हैं। अब जिसके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद हो, जो दिफाई इदारों को हवाई हमलों का सामना करना पड़ रहा हो, उसको भी अगर ये डाकू कहेंगे और दहशतगर्द नहीं कहेंगे तो फिर इनका दिमागी तवाजुन ही खराब है ना, या फिर मैं और आप सही समझ रहे हैं कि असल में दहशतगर्दों के पालने वाले यही हैं। और अवाम पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि जिस तरह छोटू गैंग को फौज के आगे ये मट्टी के घरौंदे साबित हुए, ये दहशतगर्द फौज के आगे नहीं खुल सकते ना रुक सकते हैं। इसलिए फौज को पूरे मुल्क में मौका मिलना चाहिए आईनी तकाजों को पूरा करते हुए कि वो इस दहशतगर्दी को खत्म करे पाकिस्तान से। और ये मैं आपको यकीन से कहता हूं ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा आपको जैसा राजनपुर में मिला। Senator Faisal, stay with us. We'll come back after a break. Take a break.
वेलकम बैक। और सेनेटर फैसल आबदी हमारे साथ हैं। आबदी साहब, मुझे ये बताएं कि कल जैसे आर्मी चीफ का बयान आया है, कई सो कॉल्ड खुद साख्ता जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग जो हैं उनको आग लग गई है और वो फ़ौज के ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए हैं। आप ज़रा आराम से बताएं मुझे कि क्या आर्मी चीफ ने वाकई को गलत बात की है? नहीं मुबशिर भाई, ये तो पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए कि गलत बात की है, सही बात की है। आप पूरे बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान बुला रहे हैं, उनसे कहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट लेके और चलो वो यहाँ पे आ गए। अब ये वही हाल अगर इनका ना हो जाए कि केएसबी की तरह 20 अरब रुपए के बैंक को 1000 रुपये पकड़ा के ये हाथ में और पूरा बैंक निकल जाए। मतलब ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? अगर आर्मी चीफ ने अब भी नहीं बोलना था तो फिर कब बोलना था? ये तो कौम की उमंगों की तर्जुमानी की है। उसकी वजह यह है कि कौम ने 3G 4G भी देखा, केएसबी भी देखा, इस्लामी बैंक को नवाजते हुए भी देखा, PIA को निगलते हुए भी देखा। अब स्टील मिल आगे अपकमिंग सिचुएशन के ऊपर खड़ा हुआ है कि उसकी निचकारी भी हो रही है। आप सिर्फ मज़दूरों के पास चले जाएँ, आप हकीकी मानों में अगर जानना चाहते हैं कि इस बयान का अक्कास क्या है तो PIA के, स्टील मिल के, यूटिलिटी स्टोर के आप मज़दूरों के पास जाएं, वो आपको ख़ुद ये कहते हुए नज़र आएंगे कि हमारी बका का रास्ता ये है कि अब आर्मी जो है वो हमारे तमाम इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करे, क्योंकि ये तोहफ़े में दिए जा रहे हैं। तोहफ़े भी इस तरह दिए जा रहे हैं कि यहाँ पे अरबों रुपए के तोहफ़े जो है सरकारी अमूर समझ के दिए जा रहे हैं और इसके एवज़ खलीजी रियासतों में अरबों रुपए की ज़मीन जो है मुफ्त में ली जा रही है, जिस पे बड़े बड़े टावर्स बना के ये अरबपति और खरबपति होते चले जा रहे हैं। तो अगर आर्मी चीफ के बयान से किसी सियासतदान को तकलीफ़ है तो सियासतदान को मैं कहूँगा ठीक है जी, हम ये तकलीफ़ आपकी मान लेते हैं, ये 2000 अरब रुपए आप भर दें कौमी ख़जाने में, क्योंकि इस डकैती के ऊपर आपने भी वोट किया है। तो इनसे ये पूछ लीजिए कि तुमने वोट क्यों किया है, तुमने क्या सोच के वोट किया है इस कौमी ख़जाने के ऊपर। तुम लोगों ने ख़ुद कौम के अंदर यहाँ पर लाशों पर आके, PIA पे आके तुमने तकरीरें की और तुमने कहा ये निचकारी नहीं होने दोगे, और हाउस में खड़े होकर तुमने इस पर वोट कर दिया। ये समझ रहे हैं कि आर्मी चीफ की कोई निशानदेही कोई ज़ाती करप्शन के ऊपर है। वो एक कौमी इदारा है। कौमी इदारा जब देखता है कि कौम के जो इदारे जिनसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन तकसीम किया जा रहा है, पूरी यहाँ पे तमाम चारों तरफ उस पर कब्जा किया जा रहा है, तो इस सिमत के अंदर कौमी इदारों के ऊपर आर्मी चीफ का बयान जो है वक्त की ज़रूरत है। और मुझ जैसे तमाम पाकिस्तानी आर्मी चीफ के इस बयान की ना सिर्फ मुकम्मल हिमायत करते हैं बल्कि तकाजा करते हैं कि ये तमाम निजकारी के नाम पर जो बदमाशी हुई हुई है, इन तमाम इदारों को वापस कौमियाया जाए और पाकिस्तान के इस दिफाई निज़ाम को मजबूत करने वाले और इसको फंड जनरेट करने वाले इन इदारों को कौमी तहवील में लेके एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए और इस निजकारी के अमल को मॉनिटर किया जाए सन 2000 से लेके आज तक, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे हसास इदारा PTCL भी इस वक्त निजकारी का शिकार हो चुका है, जहां से ग्रे ट्रैफिकिंग के मुद्दे के अंदर $100 अरब का नाजायज़ असासे बनाए यहाँ पे पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में यहाँ के वज़रा ने, और अब ये हुकूमत के वज़रा बना रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बयान को पर्सनली ना लिया जाए, इसको एक ब्रॉडर इंटरेस्ट के अंदर देखे पाकिस्तान की आवाम, और पाकिस्तान की आवाम इस बयान से खुश है और उनको ये यकीन है कि एक बार ज़रूर इंसाफ होगा और निशान हैदर ज़रूर बोलेगा। और हमें भी ये यकीन है कि फ़ौज ज़रूर इंसाफ दिलाएगी हमें 15 साल की हमारी कुर्बानियों का, जो हमने आवाम पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान के लिए दी, दरहकीकत रियासत के लिए दी और आर्मी पे एतमाद करते हुए दी। कोई खड़ा हो या ना हो, सियासतदान आए इसी पे रेफरेंडम करा लें कि पाकिस्तान की कौम किस पे ज़्यादा एतमाद करती है, तो आपको ये जान के हैरानगी होगी कि शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर जब आप और मैं प्रोग्राम किया करते थे और मुज़ाकरात की मुखालफत करते थे, तो ये तमाम सियासतदान यही बातें करते थे कि पूरे मुल्क में आग लगवा देंगे, और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि शुमाली वज़ीरिस्तान में आप फतेहयाब हुए। अब इन सियासतदानों से पूछे कि 1 साल जो तुमने मुज़ाकरात पे ज़ाया किए और लाखों पाकिस्तानियों का खून हुआ, वो किसके कंधे जाएगा? उसके ज़िम्मेदार ये तमाम सियासतदान और सियासी जमातें होंगी। फैसल आबदी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक आपको मैं बात बताऊं चल के, अगर आप गधे को ज़िबा करेंगे और उसके ऊपर आप जैसी मर्ज़ी तकबीर पढ़ लें तो वो माज़अल्लाह हलाल नहीं हो सकता, हराम ही रहेगा। जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम कहा है वो हराम है, जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल कहा है वही हलाल है। तो अपने लिए रिस्क हलाल जो है मियाँ साहब उसके वसीले पैदा करें। रिस्क हराम से अल्लाह ताला आपको और हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तानियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जिस एक मेंढक है ना, उसको आप पानी के बर्तन में रखें और पानी को उबालना शुरू कर दें तो मेंढक जो है वो हरारत से अपने आप को एडजस्ट करना शुरू हो जाता है। फिर आप उसकी आग को तेज़ करें, आग तेज़ होती है, पानी ज़्यादा गर्म होता है, वो मेंढक उसमें दोबारा अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त को इस्तेमाल करता है और वो उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। फिर आप उसको और तेज़ करते हैं आग को और उसका टेम्परेचर और बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो है उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त जो है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उस मेंढक की ख़त्म हो जाती है और वो मर जाता है।
आप लोग ये सोचेंगे कि पानी को उबालने की वजह से और आग को तेज़ करने की वजह से मेंढक की मौत वाक़ई हो गई। हकीकत में ऐसा नहीं है। मेंढक की लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है, जो उसने फैसला नहीं किया उस बर्तन से बाहर छलांग मारने का और उससे अपनी जान छुड़ाने का, उसने उसकी जान ली। क्योंकि एक स्टेज ऐसी आई कि उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। गधे का गोश्त आपने खा लिया, जाली अद्वियात आपने खा ली, आप हर 1 मिनट में एक बच्चा इस मुल्क में मर रहा है, पीने का पानी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है और रोज़गार नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। अगर अब भी आपको कोई कहे कि ये जमहूरियत है और आप समझें कि ये जमहूरियत है, तो आप भी उसी मेंढक की तरह मर जाएंगे। यही एक हकीकत है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम है, हम बुराई को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं और हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है हम बुराई को जस्टिफाई करें। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे मैंने देखा है हमेशा, जब आप किसी अगली गाड़ी वाले को पीछे से टक्कर मार देते हैं तो वो उतर के अगले वाले से बहस करना शुरू हो जाता है कि तुमने गाड़ी ऐसा कर दी, तुम्हारी गाड़ी स्किड हो गई, तुमने इंडिकेटर नहीं जलाया। नहीं, आप पूरी दुनिया में, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में जब आपकी गाड़ी पीछे से टक्कर मारती है तो कसूरवार पीछे से टक्कर मारने वाला होता है, उसी की इंश्योरेंस पे करती है या उसी को खुद पे करना पड़ता है। कवानीन और उनकी सज़ाएं सब क्लियर हैं, लेकिन हम यहाँ पे दोहरे मेयार रखे हुए हैं। अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है, लॉ ब्रेकर्स के लिए अलग कानून है, डकैतों के लिए अलग कानून है, दहशतगर्दों को जो है उनके लिए लॉ ऑफ एविडेंस रिविजिट नहीं होगा। लेकिन साइबर क्राइम के नाम पे ट्विटर और फेसबुक को लगाम देने के लिए और ताला लगाने के लिए जो है हम हर किस्म का कानून जो है इसमें पास कर देंगे। ये जाली और झूठी जमहूरियत किस तरह सस्टेन कर सकती है जो खुद अपने अंदर चेक एंड बैलेंस क्रिएट करने में फेल हो चुकी है? द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।